ओके। चलो, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उनकी तैयारी करते हैं। अभी हम लोग 20 अगस्त को होने वाले सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं और क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जा रही हैं छोटी छोटी। साथ ही साथ उसमें से हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं। अब तक हमने 16 तारीख और 20 तारीख को जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था उसको हम लोगों ने कर लिया है। आज हम बात करने चल रहे हैं 21 दिसंबर को जो आपका पेपर हुआ था। 21 दिसंबर को जो पेपर हुआ उसको हमने दो भागों में बांटा, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो पार्ट 1 है वो हमारा किसका हिस्सा है, चैप्टर से, जैसे सृजनात्मकता से प्रश्न पूछ लिया, विकास से प्रश्न पूछ लिया, जीन पियाजे से प्रश्न पूछ लिया, लेव वाइगोत्स्की से पूछ लिया और आपसे पूछ लिया सामाजिकरण से, है ना, व्यक्तित्व से पूछ लिया, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से पूछ लिया। तो मतलब जो फैक्ट पर डिपेंड होते हैं, बेस्ड ऑन फैक्ट, उस 15 प्रश्नों को हमने अलग कर लिया है और जो 15 प्रश्न पेडागॉजी से संबंधित होते हैं उसको हमने पार्ट 2 में रख दिया है। ठीक है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 30 प्रश्नों को दो भागों में बांटा है 15-15 करके, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। आइए आज का सबसे पहला प्रश्न हम करने चलते हैं कि विकास है, विकास और बीच में क्या है, ब्लैंक है और आपको बताना है कि विकास क्या है। ठीक है, अब विकास क्या है उसको हमको पढ़ना है। एक आयामी नहीं है, बहुआयामी है। विकास एक आयामी नहीं होता बल्कि कैसा होता है, बहुआयामी होता है। शारीरिक, मानसिक, जिसे कॉग्निटिव भी कहते हैं, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, है ना। तो ये बहुआयामी हो गया, एक आयामी नहीं है। एक दिशा में नहीं होता, सिर से पैर की ओर भी होता है, केंद्र से दूर की भी ओर होता है ना। कैसे होता है, सिर से पैर की ओर और सिर से पैर की ओर और केंद्र से दूर की ओर। क्या होता है, केंद्र से दूर की ओर, केंद्र से दूर की ओर। ठीक है, ये तो एक दिशी भी नहीं कहा जा सकता। फिर क्या है, मॉडिफिएबल, मतलब विकास में बदलाव किया जा सकता है। हाँ, निश्चित रूप से बालक में होने वाले बदलाव को, बालक में होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन थोड़ा सा सही लग रहा है। और आगे बढ़ते हैं। आनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित होता है, ऐसा नहीं है। आनुवांशिकता और वातावरण ये दोनों पर निर्भर होता है। आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का गुणनफल होता है। ठीक है तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा, कि विकास में बदलाव किया जा सकता है। मतलब अगर आप सामान्य बुद्धि के हैं तो हम आपको प्रतिभाशाली बना सकते हैं। अगर आपका शारीरिक विकास नहीं हुआ है तो आपको अगर अच्छा पोषण दिया जाए तो आपका शारीरिक विकास पूर्ण हो सकता है। भाषा विकास नहीं हुआ है तो भाषा विकास भी हम आपका कर सकते हैं। इट मीन्स जो बालक में समय के साथ परिवर्तन होता है उसमें हम बढ़ोतरी कर सकते हैं, इट मीन्स उसे हम बदल सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा ये हो गया। दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवांशिकता द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। आपको मैंने बताया था कि एक चैप्टर है वंश और वातावरण, है ना। आपका एक चैप्टर है वंश एवं वातावरण। ठीक है, क्या है, वंश एवं वातावरण। तो वंश से हमारे बालों का रंग, है ना, हमारी आँखों का रंग, बालों का रंग, आँखों का रंग, रूप, रंग, आकार, है ना, ये सारी चीज़ें, आकार मतलब लंबाई हमारी, ये सारी चीज़ें, फेस कटिंग वगैरह जो भी होती है, ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड होती हैं, आनुवांशिकता पर, हेरिडिटी पर डिपेंड होती हैं। हेरिडिटी पर डिपेंड होती हैं। जबकि जो मित्रों का चयन है वो किस पे डिपेंड होता है, वो मित्रों का चयन हमारा वातावरण पे, स्कूल जाएंगे तब। शैक्षणिक सफलता हमारी मेहनत पे, शिक्षा में रुचि वहाँ के वातावरण में। आँखों का रंग किससे प्रभावित होता है, इनमें से वंश के द्वारा जो आपसे पूछा गया था पूर्णतः आनुवांशिकी होता है। ठीक है, अब आइए तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे
स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। आपको पता है मैंने परिवार को प्राथमिक इकाई के रूप में देखा था। परिवार को हमने किस इकाई के रूप में देखा था? प्राथमिक इकाई के रूप में। और जो पड़ोस है, स्कूल है, मीडिया है, उसे सामाजिकरण की दूसरी इकाई के रूप में हमने देखा था। तो हमारा बिना पढ़े डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अब हम बात करते हैं चौथे प्रश्न की कि चौथा प्रश्न क्या है? कोहलबर्ग के भौतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर का मतलब अब आपको तीनों स्तर का नाम पता होना चाहिए सबसे पहले। क्या है? एक है पूर्व रूढ़िगत या पूर्व परंपरागत, एक है पूर्व परंपरागत, एक है परंपरागत और एक है उत्तर परंपरागत। क्या है? उत्तर परंपरागत। तो इसे कहते हैं प्री कन्वेंशनल, इसे कहते हैं कन्वेंशनल, इसे कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल। तो इसकी बात कर रहा है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के दूसरे स्तर मतलब परंपरागत या कन्वेंशनल, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरे स्तर जिसे हम पारंपरिक नैतिकता कहते हैं, देखो परंपरागत भी कहते हैं, कि तीसरी अवस्था को क्या कहते हैं। अब आपको पता है कि स्तर तो इसने किसने बताए? 3, 1, 2 और 3। और जो अवस्थाएं हैं इसने कितने बताई? 6। प्रत्येक एक स्तर में 2 उप अवस्थाएं हैं या अवस्थाएं हैं। तो जो पहला है उसे कहते हैं दंड एवं आज्ञा पालन। क्या है? दंड एवं आज्ञा पालन। फिर क्या है? प्रतिफल वाला है, ठीक है, प्रतिफल वाला है। फिर तीसरे नंबर पे आता है गुड बॉय गुड गर्ल, गुड बॉय एंड गुड गर्ल आता है। चौथे नंबर पे आता है हमारा कानून एवं व्यवस्था का पालन, कानून एवं व्यवस्था का पालन। तो तीसरा नंबर वाला पूछ रहा है, तीसरा नंबर वाला क्या है? गुड बॉय गुड गर्ल है कहीं? ये देखिए गुड बॉय और गुड गर्ल, हमारा बी नंबर वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक। कानून एवं आदेश पालन ये चौथा है, दंड अभिविन्यास आज्ञा पालन ये पहला है, सामाजिक समझौते ये पांचवा है, ठीक है। सामाजिक समझौता, हाँ, ये पांचवा या छठवां है, ठीक है ये। और तीसरा कौन सा है हमारा? अच्छा लड़की अच्छा लड़का बनने के गुण, ठीक है। जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा, स्कीमा क्या है अब आपको वो समझना है। जीन पियाजे के सिद्धांत के द्वारा वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? आपको पता है कि जब पूर्व ज्ञान एक साथ हो, एक मिनट, ठीक है, पूर्व ज्ञान हो और उसी में हम कोई चीज़ ऐड कर लें, नवीन ज्ञान ऐड कर लें, तो इसे हम कहते हैं आत्मसातीकरण, ठीक। लेकिन यहाँ पे पूर्व ज्ञान की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है कि पूर्व ज्ञान या पूर्व परिवेश में असमर्थता है, उसे हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। एक नए स्कीमा का मतलब होता है मेमोरी। एक नए स्कीमा, एक नए विचार को हम निर्मित कर रहे हैं, एक नई ज्ञान, एक नए समझ को विकसित कर रहे हैं। इसका मतलब आपने 2 अवस्थाएं पढ़ी थी, एक एसिमिलेशन, एक एकोमोडेशन। एसिमिलेशन में पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान एक साथ आता है, और जो एकोमोडेशन है इसमें नवीन ज्ञान आता है, पूर्व ज्ञान नहीं होता है। तो नवीन ज्ञान का मतलब क्या होता है? एकोमोडेशन। जो आपसे पूछा गया है नवीन ज्ञान या नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है, तो नए स्कीमा की रचना समाविष्टीकरण या समायोजन, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। इंग्लिश में दोनों को क्या कहेंगे? एकोमोडेशन, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके से फिर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उन प्रश्नों को करना होगा, ठीक। 6वें नंबर का प्रश्न देखिए, पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। पियाजे के अनुसार कौन सा कॉन्सेप्ट, ठीक, पियाजे के अनुसार कौन सा कॉन्सेप्ट या कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? आपको पता है सूचना इकट्ठा करने को उसने क्या कहा था? स्कीमा कहा था। सूचना इकट्ठा करने को उसने स्कीमा नाम दिया था।
कुछ नाम बताते हैं जो जीन पियाजे से संबंधित हैं, जैसे स्कीमा, फिर क्या है अनुकूलन, फिर क्या है संगठन, फिर क्या है आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण, और फिर क्या है जिसे हम एसिमिलेशन कहते हैं, और एक क्या है समाविष्टीकरण। ठीक है, क्या है समाविष्टीकरण। समाविष्टीकरण को हम समायोजन भी कहते हैं। समाविष्टीकरण को हम क्या कहते हैं, समायोजन भी कहते हैं, या नई खोज की अवस्था भी कहते हैं। नई खोज की अवस्था भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्कीमा से प्रश्न पूछा गया है कि सूचनाओं को इकट्ठा करना, संगठित करना, प्रतिपादित करना क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। अब आइए 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न क्या कहता है, रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का प्रयोग करती है। एक रश्मि है, टीचर है, अपने कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए विभिन्न कार्यकलापों का प्रयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है, मतलब एक्टिविटीज़ भी करती हैं और एक ग्रुप भी बनाती हैं, छोटे छोटे बच्चों का समूह बनाती हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है, मतलब समूह बना के पढ़ना, सामाजिक रूप से पढ़ना, है ना, सहपाठियों के द्वारा पढ़ना, क्रियाकलाप करके पढ़ना, इसका सपोर्टर कौन है, सिगमंड फ्रायड? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेव वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जी हाँ, ये कह रहा है लेव वाइगोत्स्की कि बच्चे के सीखने में भाषा, संस्कृति और समाज तीनों का बहुत बड़ा रोल होता है। ये लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के 3 तत्व हैं। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आपका कोहलबर्ग का नैतिक विकास नहीं आएगा और बीएफ स्किनर का व्यवहारवादी सिद्धांत नहीं आएगा। ठीक है, स्किनर आपके टॉपिक में है ही नहीं। आपके टॉपिक में कौन है, लेव वाइगोत्स्की। ठीक, तो थोड़ा सा आप अपने सिलेबस को भी देखिए, वहाँ से भी आप प्रश्नों को कर सकते हैं। इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाढ़ का उदाहरण नहीं है, पाढ़ का उदाहरण नहीं है। ठीक है, पाढ़ होता क्या है पहले वो समझो। लेव वाइगोत्स्की ने 4 कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की ने क्या दिया, 4 कॉन्सेप्ट दिया। एक ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एक MKO मोर नॉलेजेबल अदर्स, और एक दिया स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग को ही हम क्या कहते हैं, पाढ़ कहते हैं, या मचान कहते हैं, या इसी को हम ढांचा कहते हैं। ठीक है, एक क्या होता है सर, एक होता है सेल्फ रेगुलेशन, एक होता है सेल्फ रेगुलेशन, जिसे हम प्राइवेट स्पीच भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच कहते हैं, या व्यक्तिगत भाषा, या स्वनियमन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वनियमन भी कहते हैं। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाढ़ का उदाहरण नहीं है। पाढ़ का मतलब होता है किसी कार्य के दौरान, इसके फोल्डिंग का मतलब होता है, पाढ़ का मतलब होता है किसी कठिन कार्य के दौरान बच्चे को दी जाने वाली मदद, बच्चे को दी जाने वाली सहायता। तो आइए देखते हैं कि उदाहरण नहीं है। तो अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना, अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना, ठीक है, ये है। और इशारे व संकेत करना, ये भी है। ठीक है, इशारे व संकेत करना, ये भी है। सहपाठियों के संग साझा शिक्षण, सहपाठियों के संग साझा शिक्षण, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रटना इसमें से नहीं है। इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाढ़ का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना, ठीक है, ये तो है। फिर क्या है, सहपाठियों संग साझा शिक्षण, ये भी है, सहयोग देना। इशारे व संकेत करना, ये भी है। इसमें से रटना नहीं है। ठीक है, रटना इसमें से नहीं होता है। रटने में कोई दिक्कत मतलब पाढ़ या इसके फोल्डिंग नहीं कहते हैं, बस मदद देने को हम पाढ़ या इसके फोल्डिंग कहते हैं।
तो अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना ये भी मदद देने के बराबर है। इशारे व संकेत करना ये भी मदद देना है। सहपाठियों संग साझा शिक्षण ये भी मदद के योग्य है। इसमें रटना जो है वो मदद नहीं होता है। ठीक है, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। 9वें नंबर पे, निम्न में से कौन सी शिक्षण शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? निम्न में से कौन सी शिक्षण शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों का प्रोत्साहन, ये तो उपयुक्त है ना। अगर एक संरचनावादी क्लास, स्ट्रक्चरल क्लास आपको बनाना है जिसमें सबका सहयोग हो और सारे लोग आसानी से सीख सकें, तो बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों का आपको प्रोत्साहन करना है। ठीक है, सामूहिक सहयोगिता ये भी आपको करना है। प्रयोग, एक्सपेरिमेंटेशन ये भी करना है। वेधन और दोहराव, ये देखिए रटना और वेधन ड्रिल संबंधित चीज़ों को आपको सपोर्ट नहीं करना है। ये आप नेगेटिव वर्ड में रख लीजिए ताकि आपका भविष्य में भी प्रश्न सही हो जाए। तो इसमें कौन सा? वेधन और दोहराव। ठीक, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि के अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया? ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक, सीधे सीधे जान लो कि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। सामान्य बुद्धि सिद्धांत को उसने नकार दिया था, उसने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिसमें इसने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। आइए 11वें नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाता है? एक संरचनावादी कक्षा में संकलनात्मक मूल्यांकन पे बल दिया जाता है। संकलनात्मक मतलब जो वार्षिकी, ऐसा नहीं है, संरचनात्मक मूल्यांकन। जब संरचनावादी कक्षा है हमारी तो संरचनावादी मूल्यांकन भी होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। 11वें नंबर का प्रश्न क्या है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद, देखो प्राइवेट स्पीच क्या है? बच्चों के आत्म केंद्रिता का द्योतक है? नहीं। बच्चों के क्रियाकलापों व्यवहार का अवरोधक है? नहीं। जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में सहायक है? जी हाँ, है ना। अभी मैंने आपको बताया था कि कठिन कार्य करने के दौरान जब बच्चे स्वयं से बात करते हैं तो अपने काम को आसान करना चाहते हैं, वो मदद चाहते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी। याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। निजी संवाद, प्राइवेट स्पीच या सेल्फ रेगुलेशन भी इसे हम कहते हैं। लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है, लड़कों को नीले कपड़ों और कार से जोड़ा जाता है। मतलब मैंने आपको बताया था कि किसी भी विशेष काम को आप विशेष जेंडर से नहीं जोड़ेंगे। किसी विशेष काम को, किसी विशेष वस्तु को आप विशेष जेंडर से नहीं जोड़ेंगे। अगर आप विशेष जेंडर से जोड़ते हैं, अगर आप विशेष जेंडर से जोड़ते हैं तो फिर आप रूढ़िवादी कहलाते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग या जेंडर रूढ़िवादी आपको कहा जाता है। एक प्रश्न आपका यहाँ से भी पूछेगा निश्चित रूप से। ठीक, अब आते हैं 14वें प्रश्न की ओर। एक कथन है और एक कारण है। ठीक है, कारण और कथन। शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें। मतलब रट लो चीज़ों को किताब से और जो मैंने सिखाया हूबहू उसे तुम बताओ। ठीक है, तो वहाँ असफल हो जाती है। जब हम रटने पे बल देते हैं तो हमारी शिक्षा असफल हो जाती है। ये कथन सत्य है। ये कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण द्योतक है। ठीक, अगर हम जानकारी को पुनः वो रट करके हमें बता दे रहा है, कोई मान लो बच्चा है, किसी चीज़ को रट लिया, सीख लिया और उसे बता दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि क्या वो सीख गया है? अर्थपूर्ण द्योतक है, अर्थपूर्ण एजुकेशन उसने प्राप्त कर ली है, मीनिंगफुल एजुकेशन। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसमें ए वाला सही है और बी वाला सही नहीं है। तो देखिए कहाँ पे ऑप्शन है जो ए वाला सही और बी वाला सही नहीं है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन हम लगा देते हैं। ठीक, जो 15 वाला क्वेश्चन है, एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है? एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है? कक्षा में शिक्षक और
बच्चे दोनों सक्रिय होते हैं। कक्षा में शिक्षक और बच्चे दोनों सक्रिय होते हैं, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसे निष्क्रिय जैसे शब्दों को आपको नहीं चुनना है। तो ये जो 21 तारीख को आपका प्राथमिक मतलब शुरू का पेपर था, 1 से लेकर 15 क्वेश्चन तक आसान था, सरल था, इसलिए बहुत एक्सप्लेनेशन करने की आवश्यकता उसमें नहीं पड़ी। अब हम आपसे नेक्स्ट टाइम में मिलेंगे पार्ट 2 को लेकर के, जो 21 तारीख को होने वाले पेपर का पेडागोजी का सेक्शन होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।